स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्योग्राफी के आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लोहित, दूसरा है पद्मा, तीसरा है काली गंगा और डी ऑप्शन आपका है नवगंगा। तो इसमें आपको बताना है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर देने का प्रयास आप सभी लोग करिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पद्मा। बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसका नाम जो है वो पद्मा हो जाता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और पद्मा की जो मुख्य धारा है वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए धुबरी के पास से कट करके जब बांग्लादेश में ये जाती है तो जहाँ इनकी संयुक्त धारा मिलती है उसको हम लोग जमुना कहते हैं। ठीक, तो एक चीज़ जान लीजिए कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं और जब पद्मा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं तो दोनों को जमुना कहते हैं। और बाद में जब इसमें मेघना नदी आकर के मिल जाती है तो इसका संयुक्त नाम मेघना हो जाता है और यही मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, विलीन हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कथन और कारण है। कथन कह रहा है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण कह रहा है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही प्रदूषित होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो जितनी पवित्र होती है उतनी प्रदूषित होती है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन आपको बताना है। ये पहले से ही क्लियर हो गया है कि कथन जो है वो सही है लेकिन कारण जो है ये इसका सही नहीं है। ये इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जान लीजिए, ये आपका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। गंगा में प्रदूषण भी बहुत है लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है। इसका जो कारण है उसका कारण यही है, सबसे बड़ा कारण है कि जो शहरों का जो अशोधित जो प्रदूषण है वो गंगा में जाकर के मिल जा रहा है। इसके वजह से गंगा प्रदूषित हो जा रही है। गंगा के प्रदूषण का कारण उसकी पवित्रता नहीं बल्कि हम लोग हैं। ठीक है, चलिए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा की जलोढ़ मुद्रा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, ये पूछ रहा है कितना है जलोढ़ मुद्रा की गहराई, आपसे पूछ रहा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। ए ऑप्शन आपका कह रहा है 6000 मीटर होती है, बी कह रहा है 600 मीटर होती है, सी कह रहा है 800 मीटर होती है और डी कह रहा है 100 मीटर तक होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको आप लोग बताने का भी प्रयास करें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा कि गंगा के जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं, यानी कि जलोढ़ मुद्रा की जो गहराई होती है वो भूमि सतह के नीचे लगभग जो है वो 4000 से 6000 होती है। 4000 से लेकर के 6000 होती है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे। तो 4000 से 6000, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लें। ओल्डेम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की जो मोटाई है वो 4000 से 600 मीटर है। ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनें। 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न आ सकता है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा कह रहा है कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। तीसरा कह रहा है
अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है। और चौथा आपका जो कथन है वो कह रहा केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, बताने का प्रयास करें। अच्छा प्रश्न है ये, आ सकता है प्रश्न ये, और ये प्रश्न नहीं आएगा तो कम से कम इसमें से ये जो तीनों हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रश्न के रूप में ये परीक्षा में आते रहे हैं और आएंगे। तो ये जान लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तीनों जो कथन हैं ये सही हैं। बाकी जो लास्ट वाला है कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है, तो ये नहीं है। सबसे बड़ी जो पीठ है वो आपकी बद्रीनाथ है, ना कि केदारनाथ है। ये 4 पीठों में तो एक है केदारनाथ, जो 4 पीठ उन्होंने बनाया था आदि शंकराचार्य ने, लेकिन केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, ठीक है। और जो इसका महत्व है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि केदारनाथ तो एक ज्योतिर्लिंग है ही है, ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी एक बहुत बड़ी महत्ता है ये। और यहीं पर आदि शंकराचार्य की समाधि भी स्थित है। तो आपके 1, 2, 3 कथन सही है, चौथा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसका स्पष्टीकरण भी हम लोग देख लेते हैं। देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा में मिलती है, कथन 1 सही है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, कथन 2 भी सही है। अलकनंदा नदी चमोली, टेहरी, पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। ये आया हुआ है एक बार मुख्य परीक्षा में, यही लाइन आई हुई है पीसीएस मुख्य परीक्षा में। सतोपथ हिमनद से जो है अलकनंदा निकलती है और यह आपका अलकनंदा के तट पर जो है वो बद्रीनाथ स्थित है। और 4 पीठों में बद्रीनाथ स्थापित है, ना कि केदारनाथ में। और समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में बहुत प्रमुख स्थान है केदारनाथ का। तो चौथा जो आपका है वो गलत हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मिलाने वाला प्रश्न है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, तो फिर से ये परीक्षाओं में आ सकता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। दो सूची को मिलाना है, सूची 1 और सूची 2, इनको मिलाना है। तो कह रहा है रुद्रप्रयाग भागीरथी अलकनंदा, नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, देवप्रयाग विष्णुगंगा मंदाकिनी। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको ये मंदाकिनी माँ नहीं है, ये मंदाकिनी है। तो इसको आप लोग मिलाइए। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है, बार बार ये पूछा जाता है। उत्तराखंड में तो जरूर आता है ये, आपके यूपी में कई बार आरओ में भी आया हुआ प्रश्न है ये, और कहीं ना कहीं किसी रूप में ये कथन कारण में भी आ सकता है या एक स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। तो इसको बताने का प्रयास आप सभी लोग करिए, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आयोग ने जो इसका विकल्प माना था वो बी ही माना था। ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न में विवाद हुआ था, तो इसका जो आंसर माना गया था वो बी ही माना गया था, ठीक है। क्योंकि जो नंदप्रयाग वाला मामला है, नंदप्रयाग विष्णुगंगा और मंदाकिनी में सुमेलन नहीं है। ये जो नंदप्रयाग का मामला था ये विष्णुप्रयाग और मंदाकिनी में नहीं है, लेकिन बाकी 3 मिल रहे थे। क्योंकि नंदप्रयाग जो है वो अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों में है। जो आपका नंदप्रयाग है, नंदप्रयाग ये आपका विष्णुगंगा और मंदाकिनी में नहीं है, ये अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों में है। लेकिन फिर भी कमीशन ने इसका उत्तर बी मान लिया था, तो हम वही मानेंगे जो कमीशन ने माना था। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की, शारदा नदी की। पूर्वी धौलीगंगा, तो पूर्वी धौलीगंगा जो आपकी है वो काली नदी की सहायक नदी है, जान लीजिए। पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है। ये लेपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती हैं। आप हमेशा पढ़े होंगे लेपुलेख और काला पानी। भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा था लेपुलेख
लिपियाधुर्रा और काला पानी को लेकर के। तो पूर्वी धौलीगंगा ये काली नदी की सहायक नदी है, ये ध्यान में रखिएगा। इसकी अन्य जो सहायक नदियां हैं वो है गौरी, कुतुजंगती, सरजू, लोहावती और लथिया। ये सारी जो है आपकी काली नदी की सहायक नदियां। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कथन और कारण वाला है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में जमुना नदी मृत हो जाती है। कारण इसका कह रहा है कि जमुना असतवाहिनी नदी है। इसमें आपको 4 कूट है, उसमें से सही कूट बताना है। कह रहा है कथन और कारण दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है और आर सही है, ये आपको बताना है। तो एक जान लीजिए कि यमुना जो है वो असत वाहिनी नहीं है, यमुना सतत वाहिनी नदी है। सतत वाहिनी का मतलब है कि इसमें वर्ष भर पानी बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है। जो भी नदियाँ ग्लेशियर से निकलेंगी उनमें वर्ष भर पानी बना रहता है। खासकर दक्षिण भारत की नदियों, जो पठारी भारत की नदियाँ हैं, जो दक्कन प्रदेश से निकलती हैं नदियाँ, वो असत वाहिनी नहीं है। लेकिन जो भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो सब सतत वाहिनी हैं, क्योंकि वो ग्लेशियरों से निकलती हैं और उनमें वर्ष भर पानी बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी भी गर्मी में उनमें रहता है, और जब मानसून भारत में आ जाता है तो मानसून का भी पानी वह ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनमें वर्ष भर पानी बना रहता है। लेकिन जो पठारी क्षेत्र की नदियाँ हैं वो ग्लेशियरों से नहीं निकलती हैं, इसलिए वो असत वाहिनी होती हैं। तो इसका जो कारण है वो आर गलत है और ए सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश समय ये मृत हो जाती है, क्योंकि दिल्ली और आगरा के मध्य में बहुत ज़्यादा गंदा है यमुना, खासकर मथुरा में तो बहुत बुरी स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सी जमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा जमुना की सहायक नदी नहीं है। तो ये जान लीजिए रामगंगा नहीं है। रामगंगा नाम से स्पष्ट है, गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक। बाकी बेतवा, चंबल और केन ये सब जमुना की सहायक नदियां हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। कौन सी श्रेणी जमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है? भांडेर, कैमूर, मैकाल, मुकुंदवारा। जल विभाजक आपको बताना है। जल विभाजक वो होता है जो 2 नदियां, खासकर मतलब जो नदियां होती हैं, नदियों के बीच में ऐसी उच्च भूमि जो उनको 2 भागों में बांट दे, उसको जल विभाजक कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि भांडेर, कैमूर, मैकाल, मुकुंदवारा इनमें से कौन सी श्रेणी जमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है? ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी करती है, ठीक है, क्योंकि सोन जो नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर सोन नदी, कैमूर जो श्रेणी है वो सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। पटना के निकट गंगा से मिल जाती है, आप सभी लोगों को पता है। इसका नाम सोन इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें सोना मिलता है, और प्रसिद्ध जो मोरंग बालू है वो सोन नदी से ही निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इस तरीके के प्रश्न लगातार आरओ मुख्य परीक्षा में आते रहे हैं कि किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? 4 नदियां आपको दी गई हैं कि किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ए है महानंदा, बी है सोन, सी है रामगंगा और डी है गंडक, ये आपको बताना है। तो ये जान लीजिए सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है। सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए, महानंदा का जलग्रहण क्षेत्र दिया गया है और सोन का भी दिया गया है, रामगंगा का, गंडक का। तो इस तरीके से जो सोन नदी है उसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। मोरीबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मोरीबन डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा और कावेरी डेल्टा। मोरीबन डेल्टा कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मोरीबन डेल्टा का उदाहरण बता दीजिए, ठीक है। जो
तो इसमें आप लोग बताइए। तो मोरीबंद डेल्टा का जो एक उपविभाग है या उदाहरण है, ये कह लीजिए ये बंगाल डेल्टा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बंगाल डेल्टा है, बंगाल डेल्टा जो दो हिमालयी नदियां हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र, और एक नदी है मेघना, इनसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये इसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं या बंगाल डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, यह दो भाग में विभाजित है। तो इसका जो पश्चिमी भाग है वो निष्क्रिय है और पूर्वी भाग जो है वो सक्रिय है। और इसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी जो भाग है, इसका पश्चिमी भाग है, उसको फिर तीन विभाग में बांटा जाता है: मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा, ज्वार सक्रिय डेल्टा। ठीक है, तो एक होता है मृत डेल्टा, एक होता है प्रौढ़ डेल्टा, एक होता है मोरीबंद डेल्टा। तो मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का ही एक उपविभाग है और यह नाम बागची के द्वारा 1944 में दिया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, मोरीबंद डेल्टा का जो उदाहरण है वो बंगाल डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, या जिसको गंगा डेल्टा भी कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, किसी भी नाम से पूछा जाए उत्तर आपका यही होगा। मोरीबंद डेल्टा का नाम अगर आ जाए तो बंगाल, सुंदरबन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिलेगा तो उसको आप लोग लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में यंगलुंग जंगबो नदी, यंगलुंग जंगबो नदी किसको बोलते हैं? यंगलुंग जंगबो, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो यंगलुंग जंगबो नदी ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। यंगलुंग जंगपो, सांगपो, ये आपका ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। सांगपो भी इसी का नाम है, यंगलुंग जंगपो भी इसी का नाम है। ठीक है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र का नाम है, यंगलुंग जांगपो। इसमें आपको कथनों में से विचार करना है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए: बराक, लोहित, सुबनसिरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है? केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन, एक, दो, तीन, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं। तो ये जान लीजिए कि लोहित, सुबनसिरी, लोहित और सुबनगिरी या सुबनसिरी, सुबनगिरी या सुबनसिरी किसी भी नाम से आए तो आप ये जान लीजिए दोनों नदियां जो है ये अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं और ये दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लोहित और सुबनगिरी ये दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। बाकी बराक ये मणिपुर हिल्स से निकलती है, ये मणिपुर, मिजोरम, असम से बहती हुई ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। चलिए हम लोग अगला देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दिबांग, कमेंग, लोहित। केवल एक, केवल दो, तीन, एक, दो, तीन, केवल एक और तीन, एक, दो, तीन, ये आपको बताना है। दिबांग, कमेंग और लोहित ये आपको बताना है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो ये सभी जो ये तीनों जो हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, दिबांग, कमेंग और लोहित, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगीत नदी का उत्पत्ति सिक्किम में होती है। यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ये आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। एक और तीन, केवल दो, दो, तीन, एक, दो, तीन। तीस्ता नदी के संदर्भ में, एक ही नदी के संदर्भ में ये कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो इस तरीके के प्रश्न लगातार परीक्षाओं में आ रहे हैं, आरओ में भी आ रहे हैं, पीसीएस में भी आ रहे हैं। तो ये लोग आप इसका ध्यान दीजिए। तो तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो वही नहीं है जो ब्रह्मपुत्र का है। ये चोलामू झील जो सिक्किम में है वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो एक तो कथन आपका जो एक है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, तीस्ता की सहायक नदी है।
ठीक है। यह तीस्ता की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। तीस्ता नदी भारत बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है, केवल 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो कभी कभी एक ही नदी से संबंध में कई चीज़ें आपसे पूछ लेता है, तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। ए ऑप्शन आपका कह रहा है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें आपको बताना है, अभी मैं ऊपर चर्चा ही कर रहा था कि प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं लगभग सभी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर ये पूर्व की ओर प्रवाहित करती हैं और ये लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। ठीक, पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर जो नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक, खासकर जिसमें से आपका नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, इस तरह से जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये अपने भ्रंश घाटियों से होकर के बहती हैं, कठोर चट्टानों के को काट कर ये बहती हैं, घाटियों का निर्माण करती हैं, इसीलिए इनके जल में जो है गाद नहीं होता है, ये ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। लेकिन पश्चिमी घाट की वो नदियाँ जो पूर्व की तरफ बहती हैं वो बिल्कुल लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं, उनमें गाद होता है, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। सारी नदियाँ जो भी आप ये समझ लीजिए कि जो भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं वो सारी नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसमें से आपको बताना है, कथन कारण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका जो है हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। जो भी नदी उल्टा मार्ग से चलेगी वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, ये चीज़ें हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। जो भी लंबे मार्ग से होकर के चलेगी वो गाद लेके चलेगी, मैदानी भाग में अगर वो गई तो गाद उसमें मिलेगी, वो डेल्टा का निर्माण करेगी ही करेगी। तो आप इस तरीके से ध्यान लीजिए, जो भी उल्टे मार्ग का अनुसरण करती है, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, इस तरीके से जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां लूनी हो गई। ये सारी नदियां, लूनी तो बीच में विलुप्त ही हो जाती है, बनास नदी हो गई। तो इस तरीके से जितनी भी नदियां हैं वो सब ज्वारनदमुख बनाएंगी, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कथन और कारण है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती हैं। बिल्कुल सही है। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ठीक, तो अभी मैंने चर्चा किया, तो कथन और ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या है। नर्मदा और तापी अपनी भ्रंश घाटियों से होकर के बहती हैं। केवल नर्मदा, तापी नहीं, दामोदर भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। एक बार दामोदर को लेकर प्रश्न आया है, तो नर्मदा, तापी, दामोदर ये तीनों भ्रंश घाटियों से होकर के बहती हैं। सिंधु भी एक गार्ज बनाती है और हेयर पिन जो गार्ज है वो ब्रह्मपुत्र बनाती है। सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? यहाँ पे आपको 3 कारण दिए हुए हैं। यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न लगातार परीक्षाओं में आते हैं और ये प्रश्न बन सकता है, इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं नदियों से संबंधित। इसमें कह रहा है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और डी कोई नहीं। तो इसमें से आपको सही उत्तर बताता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है और मध्य भारत का जो ढलान है वो पूर्व की ओर है।
ठीक है, ये पश्चिम की ओर नहीं है, ये ढलान जो है आपका पूर्व की ओर है। यही आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल 1 हो जाएगा। ठीक, केवल ए आंसर इसका हो जाएगा। चलिए हम अपना लास्ट प्रश्न लेते हैं। कह रहा नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह एक भ्रंश घाटी में बहती। अंश नहीं, ये भ्रंश है, इसको भ्रंश समझिए, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ए ऑप्शन कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। बी आर ए दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, मैंने आपको बताया, ये ज्वार नदमुख बनाती है, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए, कथन ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। इस तरीके से लगातार रिवीजन सीरीज हमारी जारी रहेगी। आज ज्योग्राफी का आया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जितनी भी चीज़ें आपकी आर ओ की परीक्षा में इम्पॉर्टेंट हैं, करंट है, उत्तर प्रदेश विशेष है, ये सारी चीज़ें जो है लाई जाएंगी। और परीक्षा के पहले तक जो है आपको तमाम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। और हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बता देंगे कि कहाँ से आप क्या चीज़ पढ़िए। भारत का भूगोल बहुत ध्यान से पढ़िएगा। विश्व के भूगोल में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, जब विश्व के भूगोल के प्रश्नों को हम शुरू करेंगे तो आपको बता देंगे। तो इस तरीके से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।